हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में अर्थशास्त्र में पहला अध्याय करने जा रहे हैं। भूगोल बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बुक में जितने भी आपको लेसन करवाए गए हैं उन लेसनों के सभी की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जितने भी वेरी शॉर्ट है और जो मल्टीपल है अच्छी तरह से लर्न करना। आज हम इस बुक का पहला अध्याय कर रहे हैं जिसका नाम है विकास। विकास नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हमारे को विकास के बारे में पता है कि विकास क्या चीज़ है। सारे क्या है ऐसे सोचते हैं कि हम विकास के बारे में अवगत है। भाई विकास किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको विकास की परिभाषा समझनी बहुत ज़रूरी है कि विकास किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात हम देखो, किसी भी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ में सुधार आना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। किसी भी चीज़ का बढ़ना या उसमें सुधार आ जाए तो क्या होगा? विकास होगा। यह हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में। अगर अर्थव्यवस्था की बात आती है तो विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, भाई प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा होना, जो लोगों का जीवन स्तर है, स्वास्थ्य वगैरह, पैसे वगैरह होना, उसके पास जीवन स्तर का भी बढ़ना। और निर्धनता का क्या है? घटना, निर्धनता कम होना, तभी तो विकास होगा। और साक्षरता का बढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या शिक्षित हो, एजुकेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है गेन करें। और अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि विकास किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का बढ़ना या किसी चीज़ में सुधार आना विकास कहलाता है। और अर्थव्यवस्था के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति आय का बढ़ना, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना, निर्धनता घटना, साक्षरता बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विकास। तो यहाँ पर ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो विकास होता है वो सभी जो विकास होता है ये विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। ये जैसे एक मजदूर के लिए विकास क्या है, एक उद्योगपति के लिए विकास क्या है, एक विद्यार्थी के लिए विकास क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि एक जिसके पास भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, उसके लिए विकास क्या है? तो वो क्या सोचता है कि मेरे को क्या है, अधिक दिन काम मिले, मजदूरी अच्छी मिले, मेरे साथ क्या है कोई सामाजिक भेदभाव नहीं करे। सामाजिक भेदभाव मीन्स क्या होता है? जो ये लोग आते हैं ना, जो मजदूर लोग आते हैं, ये आते हैं निम्न वर्ग से आते हैं, जैसे निम्न जाति से आते हैं। तो लोग इनके साथ क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्या है, ऐसा सामाजिक भेदभाव न हो। अगर ये नहीं होता तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमारा विकास हो गया, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, ये इनके लिए विकास है। अगर ये चीज़ें मिल जाती है सारी तो विकास है। उद्योगपति के लिए विकास क्या है? अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगाना, उद्योग स्थापित करना, तो उनके लिए विकास है। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएगा, फैक्ट्रियाँ लगाएगा, तो उसके लिए क्या है, वो उनके लिए विकास हो गया। और एक विद्यार्थी के लिए विकास क्या होगा? विद्यार्थी के लिए क्या है? परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना, उसके लिए वो विकास है। क्या एक मजदूर क्या शिक्षा के बारे में सोचेगा? नहीं, कभी नहीं। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरे क्या है परीक्षा में अच्छे नंबर आए, क्योंकि वो तो अनपढ़ है। वो तो अपनी मजदूरी के बारे में सोचेगा जो उसका काम है। और एक विद्यार्थी क्या मजदूरी के बारे में सोचेगा? नेवर, नहीं। वो सोचेगा कि मेरी परीक्षा में अच्छे आए। इसलिए विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। ये विकास भी क्या है, विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है डियर स्टूडेंट्स कि जो प्रति व्यक्ति आय है किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय तो बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय। फिर देश की कुल आय, जो हमारे राष्ट्र की कुल आय है, और कुल जो हमारी क्या है देश की जनसंख्या है, उससे भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। और शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, और
विकास किसे कहते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो आर्थिक विकास, जब क्या है आर्थिक विकास, तो पता ही है आपको, जब किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की क्या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि के लिए बढ़ोतरी होती है, उसकी क्या है प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, साक्षरता बढ़ती है, और क्या है निर्धनता कम होती है, वह आर्थिक विकास होता है। अब आता है इसके अंदर जो मुख्य बिंदु है, ये विकास की विशेषताएं क्या है। विकास की विशेषताएं, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ये तो पता हमने पढ़ लिया पहले, ठीक है। और एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। देखो, एक तो होता है कि अलग अलग लोगों के विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, हमने पहले पढ़ा ये इसकी विशेषता थी। और एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे व्यक्ति के विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ऐसे लगा लो, अगर जी डैम वगैरह बनाना है हमारे को, उद्योगपति अगर जी डैम वगैरह लगाएगा, जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो डैम वगैरह स्थापित करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो किसानों की क्या है ज़मीन पे ही बनाएगा, तो किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे, छीनेंगे, कम रेट मिलेंगे, तो किसान क्या है भूमिहीन हो जाएंगे। तो उद्योगपतियों के लिए क्या है वो विकास है, और किसानों के लिए क्या है वो विनाशकारी है। इसलिए क्या है, एक के लिए क्या है विकास हो सकता है या दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, क्योंकि उद्योगपतियों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न भी हो, यहाँ तक कि वो उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। लोग एक लक्ष्य की बजाय लक्ष्यों के मिश्रण का क्या है प्राथमिकता देते हैं। लोग एक लक्ष्य की बजाय क्या है लक्ष्यों के मिश्रण को प्राथमिकता देते हैं। एक लक्ष्य हो गया, और लक्ष्य मीन्स क्या होता है, जैसे कई लक्ष्य होते हैं एक ही। मैं आपको बिल्कुल आसान सा समझाता हूँ। जैसे हमारे कंपनी है ए और बी, ए कंपनी वाला दे रहा है 28,000 और बी वाला दे रहा है 25,000, और वो क्या है ए वाले 28,000 दे रहा है, वो घर से दूर है, कोई सुविधा नहीं दे रहा, घर से दूर है, कोई सुविधा नहीं दे रहा, वो सैलरी उसकी ज़्यादा 28,000 है, देखो ये। और जो कंपनी बी है हमारी, उसकी क्या है 25,000 है, वो क्या है कम दे रहा है, उसकी सैलरी कितनी है 25,000 है, घर के पास है, और क्या है बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है। तो इसमें क्या है लक्ष्यों के मिश्रण का, देखो इसमें लक्ष्य ज़्यादा है इसके अंदर, तो किसको प्राथमिकता देंगे, जो लक्ष्यों के ज़्यादा मिश्रण है, घर के पास है और भी सुविधाएं दे रहा है, तो यहाँ पर फ़ायदा है उसको। और 28,000 दे रहा है, वो घर से दूर है और कोई भी सुविधा नहीं दे रहा है। इसलिए क्या है, लोग एक लक्ष्य के बजाय लक्ष्यों के मिश्रण को प्राथमिकता देते हैं। एक लक्ष्य को नहीं, उसमें ज़्यादा लक्ष्य हो उसको ज़्यादा क्या है वो प्राथमिकता देते हैं, महत्व देते हैं। आगे आता है कि इस लेसन में आएगा संसाधन आएगा, नवीकरणीय आएगा, गैर नवीकरणीय, भूमिगत जल। तो क्या भूमिगत जल, धरातल पर बहने वाले जल का एक अंश रिस करके भूमि के अंदर चला जाता है, इस जल को भूमिगत जल कहते हैं। जो धरातल पर क्या है बारिश का पानी आता है या वर्षा का पानी आता है, तो वो रिस कर कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, और इस जल को क्या कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। जो बारिश का पानी आएगा वो क्या रिस कर कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, और इसी को क्या कहते हैं भूमिगत जल कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन सभी को पता है कि कौन से मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं उपहार के रूप में, जो क्या मनुष्य ने निर्मित नहीं किए हैं, वो तो मानव निर्मित होते हैं। ये होते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमारे को मिले हैं। जल किससे मिला है, जल क्या मनुष्य ने बनाया है, भूमि किसने बनाई है, खनिज वगैरह, ये सारे जो हमारे संसाधन है ये किससे मिले, प्राकृतिक संसाधन है ये। और मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, जो मानव ने बनाए, मकान हो गई, सड़कें हो गई, ये सारे कौन से होते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बड़े, ये वे संसाधन हैं जो एक निश्चित समय में अपने आप फिर से बन जाते हैं। दोबारा से क्या है नवीकरणीय हो जाते हैं। एक इनकी अवधि होती है, समय होता है बनने का, उसमें वो तैयार हो जाते हैं दोबारा से यूज करने के लिए, ठीक है। और जो गैर नवीकरणीय होते हैं, ये वे संसाधन जो समाप्त होने के बाद फिर से नहीं बन सकते। ये वो संसाधन होते हैं जो एक बार यूज कर लेते हैं, प्रयोग में लाने के बाद में इनको दोबारा से इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो नवीकरणीय पता लग गया, गैर नवीकरणीय लग गया, भूमिगत जल का पता लग गया आपको,
प्रदूषण, इससे आप अवगत हो कि प्रदूषण क्या है। जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है, जो लोग क्या है पानी के अंदर जो गंदी चीज़ बहा देते हैं, वही तो प्रदूषण होता है ये। अब आता है इसके अंदर जो कि धारणीय विकास। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए। धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास किसे कहते हैं। तो बेटे धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से जो भावी पीढ़ी की आवश्यकता, भावी मीन्स क्या होता है, फ्यूचर में जो आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। भाई हमारी आवश्यकताएं पूरी हो परंतु जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी क्या है कोई नुकसान न पहुंचे। आगे आने वाली पीढ़ी के क्या है बिना नुकसान किए क्या है विकास करना। भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या नुकसान ना हो, वो क्या होता है धारणीय विकास से कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, हमें धारणीय विकास से कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि विकसित और विकासशील देश कौन से होते हैं, विकसित कौन से होते हैं, विकासशील कौन से होते हैं। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय का है एक व्यक्ति की $10,066 प्रति वर्ष या इससे अधिक है, डॉलर प्रति वर्ष है ये, और वे विकसित देश कहलाते हैं। और अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि ये कौन से विकसित देश है ये। इसके विपरीत इसके अलावा वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष है या इससे कम है वे विकासशील देश कहलाते हैं। वो क्या अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ध्यान रखना क्या $10,066 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो या इससे अधिक हो वो क्या कहलाएंगे विकसित, और जिसकी $825 प्रति वर्ष हो या इससे कम हो वो क्या कहलाएंगे विकासशील देश कहलाएंगे। तो हमने पढ़ा कि इसके नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़ लिया है, इसके अंदर है धारणीयता। और अब जो इसके अंदर मेन जो क्वेश्चन एक दो वो आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि जो पर्यावरण अवकरण के कारणों की विस्तार से व्याख्या कर दी। इसके हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाले तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या जो पर्यावरण को है जो नुकसान पहुंचा रहे कौन से कारण है। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से क्या होती है भूमि पे ज़्यादा क्या जनसंख्या का दबाव आएगा, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का क्या है कमी आएगी। तो एक आ गया कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण ज़्यादा होने से भूमि को क्या समतल बनाने के लिए वन काटते जा रहे हैं। दूसरा शहरीकरण से मकानों व सार्वजनिक सुविधाओं की मांगे बढ़ने से भूमि और अन्य प्राकृतिक साधनों का अधिक शोषण होता है। क्योंकि शहरीकरण से क्या होता है मकान और जो सार्वजनिक सुविधाओं की मांग बढ़ने से भूमि की क्या है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ जाती है। बढ़ती हुई गरीबी बढ़ने से क्या होता है ये प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, लोग क्या करते हैं अपनी खेती को अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या है रासायनिक उर्वरकों को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है जो भूमि ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। यातायात साधनों में विविधीकरण, आज़ादी के बाद से यातायात साधनों के विविधीकरण आने के कारण वायु प्रदूषण ध्वनि में भाई क्या है यातायात साधनों में ज़्यादा बढ़ोतरी होना, इससे क्या है ज़्यादा क्या है प्रदूषण फैलाइए। औद्योगिकरण के कारण भी क्या है लोगों ने ज़्यादा उद्योग स्थापित कर लिए, इसके कारण भी क्या है ज़्यादा क्या है प्रदूषण फैला है। तो डियर स्टूडेंट्स कल हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।